एंड आपको चांस दूंगा, आप वहां पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एज पर मिनिस्ट्री, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले चैट बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। ये लिंक को सारे लोग ओपन करेंगे। ये लिंक सारे लोग ओपन कर लीजिए। पैसिव और एक्टिव में मैंने दोनों में चैट बॉक्स में लिंक दिए हैं। इस लिंक को आप मोबाइल फोन में या कंप्यूटर, पीसी, टैबलेट जो भी यूज कर रहे हैं उसमें आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको ये पेज जैसे ही गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में हिट करेंगे तो ये पेज आपको ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अटेंडेंस लगाना है कि कौन पार्टिसिपेंट का नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और ईमेल एड्रेस, और किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और हॉस्पिटल का नेम क्या है, और टाइप हॉस्पिटल का क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन आप फिल कीजिए। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ये आपको अटेंडेंस है, जो भी कॉल को ज्वाइन कर रहे हैं ये फिल करना मैंडेटरी है, मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है। तो सारे लोग जो मोबाइल से मीटिंग को कनेक्ट किए हैं या पीसी से कनेक्ट किए हैं या लैपटॉप से या टैबलेट से, सारे कोई इस लिंक को मैंने चैट बॉक्स में भेजे हैं, तो उस लिंक को ओपन कीजिए और फिल कीजिए। अटेंडेंस आपको यहाँ लगाने हैं, मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है, आपको फिल करने होंगे। ठीक है, मैं उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर अगर पॉसिबल नहीं हो रहा तो क्या फिर वो करेंगे अपना फाइनल डिजाइन, फिर वो सबसे फिर वायरिंग का तुम्हें वो जरा इसका भी सोचो, एलईडी का यूसेज में तुम्हें लगता है कि वो हाँ यूसेज में आ रहे तो फिर मटेरियल और लेबर पर खर्चा करेंगे। यूज में नहीं आना है। यूज कैसा है वो तुम्हें करने पर है। वो कैसा है, रेयर यूज होना है। वो कैसा रहते हैं, सर माइक को म्यूट कर लें। पार्ट उन्हें हाईलाइट करके देना। नीरज माइक नीरज फिर वो हाईलाइट करने के लिए ठीक है। तो मुझे आता से बोलने का है कि बिना वजह लेबर और अगर मटेरियल जाता है तो फिर उसमें क्या मतलब नहीं, जरूरत लगे फिर यूज को तो क्या बनाना है, हाईलाइटिंग करने का जो स्ट्रिक का काम है, जो ना हाईलाइट करने का काम करते हैं वो करना। सर माइक म्यूट कर लो। नीरज जीएमसी नीरज करेंगे फिर फाइनल है ना, उसमें गाड़ी का इसका जो शुरू डिजाइन मुझे तो मटेरियल और सामने ला लिखा है। ठीक है ठीक है। मी पण मागे लावायचे ना, बाकी लोग माइक म्यूट करें। मला कांद्याचे रोज मका रस काढायचा किसून चार बॉक्स डीओ माइक को म्यूट कर लें। डीओ माइक म्यूट करें। पालघर माइक म्यूट करा। पालघर माइक म्यूट करा तुमचा। ये लिंक मैंने चैट में दिए हैं, सब कोई फिल कर लें, जिसमें आपको पार्टिसिपेंट का नेम मेंशन करना है,
जो पार्टिसिपेंट इस कॉल को अटेंड कर रहे हैं उनका नेम यहाँ पे मेंशन करना है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, कौन से स्टेट से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, और हॉस्पिटल का नाम क्या है और हॉस्पिटल का टाइप क्या है। ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं। आप इसको फिल करें। आप लोग फिल कर लीजिएगा, मैं आगे का ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा आज का। और ये फिल करना मेरे सर जहाँ डेंटल कॉलेज का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे क्या डालना है टाइप ऑफ हॉस्पिटल में? सर मैं एक टर्म ऐड करवा दूंगा यहाँ पे, आप इसमें से मेडिकल कॉलेज आप ले सकते, ठीक है? ओके। अब बाकी लोग माइक म्यूट कर ले, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। एक बार और मैं लिंक को शेयर कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम राकेश है और आज के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स देखेंगे और मैं उस पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगा कि कोई भी हॉस्पिटल, इसमें ऐसे कोई हॉस्पिटल जो आए हैं जिनका जो हॉस्पिटल चाहते हैं नेक्स्ट जेन को यूज करना, पहले से यूज नहीं कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल कैसे नेक्स्ट जेन को यूज कर सकते हैं, पहले उस पार्ट को दिखाऊंगा कि अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट जेन को हमें यूज करना है तो ऑनबोर्डिंग का एक प्रोसेस होता है जो प्रोसेस को फॉलो करना होगा और वो सारे डिटेल फिल करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो उनको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा। उस लॉगिन क्रेडेंशियल के बेस पे वो लॉगिन कर लेंगे। तो मैं उस प्रोसेस को भी थोड़ा सा ओवरव्यू डाल दूंगा, उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लोग रह गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये URL आपको मिलेगा nextgen.ehospital.nic.in। आप इसको नोट कर सकते हैं, nextgen.ehospital.nic.in। इस URL को आप क्रोम ब्राउजर हुआ या फायरफॉक्स हुआ या कोई भी ब्राउजर है वहां पे एंटर करेंगे URL में। जैसे ही हिट करेंगे तो आपको होम पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से होम पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा होगा राइट टॉप पे, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे ये पेज आपको ओपन होगा। ये पेज आपको ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट, वो भी हॉस्पिटल नेक्स्ट जेन को यूज करना चाह रहे हैं, ये ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। इस पेज पे उनको टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उनको बेसिक मॉड्यूल सेलेक्ट करने होंगे, जो मॉड्यूल वो नेक्स्ट जेन में यूज करना चाह रहे हैं। अगर वो दोनों चाहते हैं तो एट ए टाइम वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोविजन नेक्स्ट जेन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ बेसिक के साथ जाना तो आप यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको HFID डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना होगा। हर हॉस्पिटल का अपना HFID होता है और HFID हॉस्पिटल स्पेसिफिक यूनिक होता है। इसका फुल फॉर्म है हेल्थ फैसिलिटी ID। और ये ID अगर हॉस्पिटल के पास नहीं है तो वो एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, डू यू वांट टू जनरेट HFID। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो हाइपर लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस हाइपर लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ABDM के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा
और यहाँ रिडायरेक्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हॉस्पिटल रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन पूछे जाएंगे, वो डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे और करने के बाद आपको HFID प्रोवाइड किया जाएगा। जो 30 डिजिट का आपको HFID होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको उसके साथ आप आगे मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप HFID यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। 1 सेकंड मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। अभी तक हम लोग यहाँ थे कि हमने यहाँ पे पहले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया था। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद हमें ये पेज देखने को मिला जहाँ पे हमने मॉड्यूल सेलेक्ट किया है, कौन से मॉड्यूल के साथ हम लोग नेक्स्ट जेन को यूज करना चाह रहे हैं। देन आपको HFID इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करना होगा। HFID इंफॉर्मेशन जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपको डिटेल शो होगा। यहाँ पे आपके जो हेल्थ फैसिलिटी ID थे उसके बेस पे आपको यहाँ पे सारे डिटेल डिस्प्ले होंगे और यहाँ पे 2 डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। पहला है हेल्थ फैसिलिटी डिस्प्ले नेम और दूसरा डिस्प्ले एड्रेस। ये 2 इंफॉर्मेशन आपको OPD स्लिप पे भी देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस करना चाह रहे हैं हॉस्पिटल नेम में या एड्रेस में तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको ये ओपन होगा जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी हेड का डिटेल आपको एंटर करना होगा। उसके बाद नोडल ऑफिसर का डिटेल एंटर करना होगा। हेल्थ फैसिलिटी हेड का डिटेल एंटर करने के बाद नोडल ऑफिसर का डिटेल एंटर करेंगे और नोडल ऑफिसर का डिटेल में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आपको नोटिफिकेशन जाएगा आफ्टर अप्रूवल। उसमें आपको लॉगिन क्रेडेंशियल भी मिलेगा। उस लॉगिन क्रेडेंशियल के बेस पे आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे नोडल ऑफिसर का जो करंट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करेगा। नोडल ऑफिसर का जो मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और ये रिक्वेस्ट चला जाएगा नेक्स्ट जेन टीम के पास। नेक्स्ट जेन टीम इसको वैलिडेट करेगी और अप्रूव करेगी। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा आपको इंफॉर्मेशन जाएगा एज ए मेल और मोबाइल नंबर पे आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा और उस यूजर ID पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद भी आफ्टर फ्यू डेज मींस 3 to 5 डेज और 10 डेज में आप नहीं लॉगिन क्रेडेंशियल पाते हैं तो आप हमारे पास एक फीचर है। आपको नेक्स्ट जेन में आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस का पेज है। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा। उस OTP को एंटर करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा। वो पेज आपको इस तरह से ओपन होगा और इस पेज में आपको ये डिटेल होगा कि हेल्थ फैसिलिटी का नेम क्या है, टाइप क्या है हेल्थ फैसिलिटी का और रिक्वेस्टेड डेट क्या है। और यहाँ पे आपको दिखेगा आपका अंडर प्रोसेस है या रिक्वेस्ट है या नेक्स्ट जेन द्वारा कोई क्वेरी पूछा गया है। ठीक है, आप इसको वैलिड चेक कर सकते हैं और इसका बेसिक अगर अप्रूव हो गया है तो अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन की डिटेल्स भी देखने को मिलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर अंडर प्रोसेस है तो आपको ये लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं मिलेगा। आप हमारे हेल्प डेस्क को रीच कर सकते हैं या अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर को रीच कर सकते हैं और वो आपको अप्रूव एज अर्जेंट करा के प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप ऑनबोर्डिंग के लिए फॉलो करेंगे। जब आपको ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा, उस लॉगिन क्रेडेंशियल के बेस पे आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया है लॉगिन, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड एंटर करेंगे।
करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना होगा और कैप्चा एंटर करने के बाद आप सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो आप सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको जो पासवर्ड मिला है, आप चाहते हैं उस पासवर्ड को चेंज करना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, प्रोफाइल का आइकन जो दिख रहा है, आप इस प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपसे 3 इंफॉर्मेशन पूछे जाएंगे, 3 इंफॉर्मेशन पूछे जाएंगे, जो जिसमें पहला इंफॉर्मेशन है करंट पासवर्ड, जो आप अभी नेक्सियन से प्रोवाइड किया गया है पासवर्ड, वो पासवर्ड एंटर करेंगे और जो नए पासवर्ड आपको रखने हैं वो नए पासवर्ड आप वहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से जब लॉगिन करेंगे तो आपको उसी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा जो पासवर्ड आपने चेंज किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का नेम देखने को मिलेगा और आपके केस में अगर लोगो देखने को नहीं मिलता है तो लोगो कहाँ से अपडेट करेंगे वो मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, जैसे यहाँ पे एक यूजर मैनुअल का सेक्शन है, आप इस पे क्लिक करके सारे मैनुअल्स गेट कर सकते हैं। जो भी अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वो सारे मैनुअल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे मॉड्यूल वाइज। आप जिस भी मॉड्यूल में कंफ्यूजन आपको मिल रहा है उस मॉड्यूल को क्लिक करके और मैनुअल को पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है, अब मैनुअल्स के बाद आते हैं, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप 24/7 रीच कर सकते हैं। 24/7 ओपन होता है और हेल्प डेस्क टीम का ये नंबर है, आपको कोई भी क्वेरी हो आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट है या चेंज रिक्वेस्ट है तो आप इस नंबर पे इस मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। आप अपने चेंज रिक्वेस्ट को, सजेशंस को, आप उस सजेशंस को हमारी टीम वैलिडेट करेगी। अगर फिजिबल है तो आपको उस पे इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आफ्टर हम कितने टाइम के बाद इस चेंज रिक्वेस्ट को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, यहाँ पे एक माइक का आइकन दिख रहा है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ये पता चलता है कि किस मॉड्यूल में हमने क्या चेंजेस किए हैं और क्या बग्स फिक्स हुआ है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे, मॉड्यूल वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल करके मॉड्यूल वाइज पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और जो भी चेंज रिक्वेस्ट आप देते हैं आफ्टर फिक्स होने के बाद ये डेटा आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आप सर्च का फंक्शनैलिटी यूज करके उस रिलीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने रिक्वेस्ट किए थे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस था जो आप यूज कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। अब आते हैं हम लोग मेन रोल पे। जब आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाता है तो आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन करने मैंडेटरी है। उस कॉन्फ़िगरेशन को करने के बाद ही आप नेक्स्टजेन को यूज कर सकते हैं। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन है हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको करने होंगे तो ही आप नेक्स्टजेन को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं हो पाएगा। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं करके बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं पहला कॉन्फ़िगरेशन। तो आप हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। यहाँ आने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो पेज ओपन होगा वो डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन का होगा और डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन में आपको सारे डिपार्टमेंट दिखेंगे जो पैन इंडिया हॉस्पिटल यूज होता है। आप उस डिपार्टमेंट को इनेबल करने के लिए आपको इनिशियल में आपको डिपार्टमेंट कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है,
ऐसे आपको ब्लैंक डिपार्टमेंट शो होंगे। आपको ये क्रिएटेड जैसे सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे, ब्लैंक डिपार्टमेंट रहेंगे। आपको उस केस में आपको करना क्या होगा इनेबल करने के लिए, आपको जैसे मान लेते हैं कि एक्वा प्रेशर डिपार्टमेंट आपको अपने हॉस्पिटल के लिए इनेबल करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हाईलाइट होगा, हाईलाइट होने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको वो जो सेलेक्ट डिपार्टमेंट किए थे वो सेलेक्टेड डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस डिपार्टमेंट में आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट में ओपीडी इनेबल होता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ओपीडी यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली आईपीडी यूज करते हैं। तो उस केस में आपको आईपीडी चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट जेन आप यूज कर रहे हैं तो आप ओपीडी आईपीडी सारे फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स इनकॉर्पोरेट हो गए हैं मोस्टली। उसके कुछ चेंजेस हैं जो कंटिन्यूअस आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे रनिंग फेज में मिलेंगे। अराउंड 3000 प्लस हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं, आप उनमें से एक होंगे। अब इस डिपार्टमेंट को ये इनेबल करने के लिए आपको डिपार्टमेंट्स जैसे ही सिलेक्ट किए, ये डिपार्टमेंट आपको मिला, इसमें इनेबल करेंगे कि ये ओपीडी के लिए है या आईपीडी के लिए है। अगर इसी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट भी यूज करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आईपीडी यूज नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आप चाहते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे। देन चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक हो तो वो भी आप कर सकते हैं। यस बटन पे क्लिक करेंगे और जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, कौन से जेंडर इस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होंगे या एडमिट होंगे। दूसरा है आपको एज स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप एज भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 to 40 इयर्स मेंशन किया है तो अप टू 40 इयर्स के पेशेंट इस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो सकते हैं अगर ओपीडी सेलेक्ट किया है तो। अगर आईपीडी सेलेक्ट किया है तो एडमिट हो सकता है अप टू 40 इयर्स। ठीक है, तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे करेंगे। करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा, ऐड एन अपडेट। आप इस बटन को क्लिक करेंगे और आपका डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको यहीं पे डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन में दिखेगा। आप इस डिपार्टमेंट में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपने मल्टीपल डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिए हैं लेकिन हॉस्पिटल में फ्यू डिपार्टमेंट ही यूज में है, तो उस केस में आपको उस जो डिपार्टमेंट यूज में नहीं है उसको चाहते हैं इनएक्टिव करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। इनएक्टिव करने के लिए आपको प्रोसेस सिंपल सा है, डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और इस बटन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने के बाद अपडेट जैसे ही करेंगे ये डिपार्टमेंट आपको इनएक्टिव हो जाएगा और ये डिपार्टमेंट आपको जो भी ट्रांजैक्शन आप नेक्स्ट कर रहे हैं और जैसे ओपीडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आईपीडी में पेशेंट एडमिट कर रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। करने के बाद आपको सेव करना मैंडेटरी है। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट करके बताया है। आप चाहे तो जितने भी डिपार्टमेंट आपको बनाने हैं वो सारे डिपार्टमेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट के बाद आते हैं हम लोग, इसमें एक और टैब है जो कॉन्फ़िगर यूनिट का है। कॉन्फ़िगर यूनिट का मोस्टली बड़े हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं जो क्राउड को ओवरकम करने के लिए कि एक डिपार्टमेंट के एक क्लिनिक में मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं। मीन्स अगर एक क्लिनिक में आपको बंडल ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं तो उस पेशेंट को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं यूनिट वाइज। आपने यूनिट वाइज काउंटर बनाया है और आपने कॉन्फ़िगरेशन उस तरह से किया है कि पहला जो जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो यूनिट में सेग्रीगेट हो जाए और जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। तो ये प्रोविजन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर यूज है भीड़
आपके हॉस्पिटल में ज्यादा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये पोर्शन मोस्टली बड़े हॉस्पिटल्स के लिए इनेबल किए गए हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो यूज करने का प्रोसेस है यहाँ, और ये मैंडेटरी नहीं है, अगर यूज है तो आप करें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। अगर यूज करना है तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आपको क्लीन यूनिट बनाना है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। उस डिपार्टमेंट में यूनिट का नेम मेंशन करेंगे कि जैसे बायोकेमिस्ट्री मैंने सेलेक्ट किया है डिपार्टमेंट, तो बायो यूनिट मैं बनाना चाहता हूँ 1, तो इस तरह से आप यूनिट बना सकते हैं, बायो ए, बायो बी, इस तरह से भी यूनिट बना सकते हैं। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको यूनिट क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से आपको यूनिट लिस्ट होगा। अगर आपने मल्टीपल यूनिट बनाए हैं, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे वो डेटा यूनिट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सर्चिंग फंक्शनैलिटी भी दिया गया है, आप सर्च करके उस यूनिट को गेट कर सकते हैं। और जैसे ही यूनिट आपको फिल्टर होकर आता है, उसको आप कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो एडिट अपडेट के अंदर एक एडिट बटन है, इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं, यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। ऐड अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तब भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो जहां पे भी बटन आपको दिख रहे हैं वो बटन क्लिक करते हैं तो ही इम्पैक्ट आपके एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होता है। अब आया कि आपने जो यूनिट बनाया है, अगर ये यूनिट यूज में नहीं है तो आप इसको स्टेटस को इनएक्टिव भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर यूज में है तो एक्टिव कीजिए, अदरवाइज इनएक्टिव कीजिए। तो ये हॉस्पिटल एंड पे राइट रहता है नोडल ऑफिसर को, और हॉस्पिटल के जो एडमिन होते हैं उनको राइट होता है, वो इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, यूनिट डॉक्टर मैपिंग। आप यहाँ पे इस पार्टिकुलर यूनिट में आप डॉक्टर को भी मैप कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और जिस डॉक्टर को आपको मैप करना है वो डॉक्टर को आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। और जितने भी डॉक्टर आपने यहाँ पे मैप किए हैं, उस डॉक्टर, जब यूनिट आप रोस्टर बनाएंगे तो इतने डॉक्टर आपको शो होंगे, ठीक है। तो आप ये भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हैं और इस तरह से यूनिट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसी में तीसरा टैब आपको देखने को मिल रहा है कॉन्फ़िगर लोगो। तो कॉन्फ़िगर लोगो में जो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लोगो देख रहे हैं, वो लोगो आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको इमेज चाहिए, जेपीजी हो, पीएनजी हो, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका साइज 20 केबी के अराउंड होता है, आप 20 केबी तक फाइल साइज रख सकते हैं। आप इसको ऐड करेंगे और लोगो को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको लोगो, रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लोगो दिखेगा और आपके जो डैशबोर्ड है उस पे भी लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट क्रिएट कर सकते हैं डिपार्टमेंट के इनसाइड, और लोगो आप चेंज कर सकते हैं अपने हेल्थ फैसिलिटी में। ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है मैनेज यूजर्स। यहाँ से आप अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने हेल्थ फैसिलिटी के लिए जितने भी यूजर्स आप चाहते हैं वो सारे यूजर्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे यूजर बनाने का प्रोविजन है। अगर डॉक्टर क्रिएट करना है तो यहाँ पे डॉक्टर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, देन फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे, डॉक्टर का जो नेम है वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। देन मिडिल नेम है तो मिडिल नेम मेंशन कर सकते हैं, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कैलेंडर में बैक और फॉरवर्ड आप जा सकते हैं, कैलेंडर का ईयर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट करेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यूजर टाइप सेलेक्ट करेंगे और ये यूजर टाइप आपको मैंडेटरी है। यही से डिस्टिंग्विश होता है कि आप डॉक्टर क्रिएट कर रहे हैं, नर्स क्रिएट कर रहे हैं या अदर स्टाफ क्रिएट कर रहे हैं। अगर डॉक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्टर सेलेक्ट करना होगा। अगर नर्स क्रिएट कर रहे हैं तो नर्स सेलेक्ट करना होगा। अगर नर्स सेलेक्ट करते हैं तो ये नर्स सबमिट करने के बाद आपको नर्स क्रिएट होगा। अगर आपने डॉक्टर सेलेक्ट किया है तो ये डॉक्टर क्रिएट होगा। डॉक्टर के लिए क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होता है।
आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। अगर सिंगल क्वालिफिकेशन है तो सिंगल रखेंगे, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल भी रख सकते हैं। देन डेजिग्नेशन आप ऐड कर सकते हैं, ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, और यूजर आईडी आप बना सकते हैं। यूजर आईडी आप खुद का रख सकते हैं, या आप चाहते हैं सिस्टम जनरेट करके आपको यूजर आईडी प्रोवाइड करे तो आप ऑटो जनरेट का बटन यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो एक यूजर आईडी आपको बना के सिस्टम प्रोवाइड करेगा। आप इस यूजर आईडी के बेस पे सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं। जिस भी स्टाफ का यूजर बना रहे हैं इस यूजर आईडी को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं विथ पासवर्ड, और वो जैसे ही लॉगिन करते हैं वैसे यूजर क्रिएट करते हैं उनके पास मैसेज चला जाएगा, जो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर देता हूँ उस मोबाइल नंबर पे, और वो पासवर्ड को रीसेट करके सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं। अगर खुद का यूजर रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो यूजर आपका पहले से सिस्टम में नहीं बना होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यूजर बना के रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि जो मैं डॉक्टर क्रिएट कर रहा हूँ उसका डिपार्टमेंट क्या है। डिपार्टमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एक्वा प्रेशर है, या आपको कुछ डॉक्टर का मल्टीपल डिपार्टमेंट होता है तो मल्टीपल डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिंगल है तो सिर्फ सिंगल सेलेक्ट कीजिए डिपार्टमेंट। देन वैलिडिटी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वैलिडिटी का मतलब है कि कितने टाइम पीरियड तक ये डॉक्टर सिस्टम को लॉगिन कर सकता है। तो आप यहाँ पे वैलिडिटी सेट कर सकते हैं। अगर मैंने 31 अप्रैल 2026 तक मैंने राइट दिया है तो इतने ही टाइम पीरियड तक वो सिस्टम में लॉगिन हो पाएंगे। अगर इस फर्स्ट में को ट्राई करते हैं तो उनको एक मैसेज मिलेगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू लॉग इन नेक्स्ट जेन, काइंडली कंसल्ट एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद आते हैं असाइन रोल। असाइन रोल में डॉक्टर के लिए बाय डिफॉल्ट ओपीडी क्लिनिक होता है। अगर ओपीडी क्लिनिक में आपको ऐड प्रिस्क्रिप्शन का राइट डॉक्टर को बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर इस डॉक्टर को आप चाहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का भी राइट दूं तो आप इसको एक्सपेंड करके कॉन्फ़िगरेशन का भी राइट दे सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का राइट देने के लिए एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद अगर मुझे ओपीडी ऑर्डर टेम्पलेट का राइट देना है तो आपको सिंपल सा सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो उन डॉक्टर को आपको ऑर्डर ओपीडी ऑर्डर टेम्पलेट का राइट मिल जाएगा। अगर रिपोर्ट का राइट देना है तो आप रिपोर्ट को एक्सपेंड करेंगे और रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे और ओके करके राइट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये सारी डिटेल अगर आपने करेक्ट फिल किए हैं तो यहाँ पे सेव बटन इनेबल हो जाएगा। जैसे मैं ये डिटेल फिल कर रहा हूँ तो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर एंटर किए यहाँ पे सेव डिटेल इनेबल हो गया है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपका यूजर आईडी यूजर क्रिएट हो जाएगा और जो ये मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है इस मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन जाएगा आपके पासवर्ड के साथ। आप उस पासवर्ड और यूजर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका यूजर आईडी होगा। ये यूजर आईडी भी आपको मिलेगा और पासवर्ड उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे जब भी यूजर क्रिएट करे तो मोबाइल नंबर आपको देना कंपलसरी है। अगर मोबाइल नंबर नहीं देते हैं तो आपको उसमें आप पासवर्ड अगर किसी कारणवश आपके पास नहीं होता है तो आप रिस्टोर भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडमिन के पास बार बार रीच करना होगा तो ही आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे और सेव करेंगे तो आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। यूजर क्रिएट होने के बाद सारे यूजर्स आपको यूजर रजिस्ट्रेशन पेज पे लिस्ट करेंगे। जैसे ये आप यूजर्स देख रहे हैं ये सारे यूजर्स क्रिएटेड हैं। मान लेते हैं किसी यूजर का डिटेल को अपडेट करना है तो एडमिन को राइट होता है, वो कर सकता है। उसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक किया जाएगा। क्लिक करने जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आपको ऊपर में शो होगा।
सिर्फ यूजर आईडी को छोड़कर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 31 मार्च तक आपको इस यूजर को राइट था। अब ये यूजर सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता है। अगर इसको राइट देना है तो आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके राइट को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही बढ़ाएंगे और सेव करेंगे तो अब आज के टाइम दिन तक ये सिस्टम में लॉगिन हो पाएगा, क्योंकि मैंने आज के डेट तक परमिशन दिया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। अगर यूजर यूज में नहीं है तो आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। बाकी जगह पे ये यूजर नहीं दिखेगा। अगर मैंने मान लेते हैं कि ये डॉक्टर है, अब डॉक्टर का रोस्टर्स बने होंगे, आप चाहते हैं कि रोस्टर्स नहीं दिखे तो उस केस में डॉक्टर को ही इनएक्टिव कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर लिस्ट आपको नहीं करेगा। तो इस तरह से आप यूजर को यहाँ पे बना सकते हैं। ये सारे वन टाइम एक्टिविटी है। एक बार जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको चेंज करने का नीड नहीं है। अगर फ्यूचर में आपको पड़ता है कि आपको चेंज करना है कोई भी इंफॉर्मेशन तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको एस्ट्रिक में दिख रहे हैं रेड, वो मैंडेटरी पैरामीटर्स है, वो फिल करना आपको मैंडेटरी है। नेक्स्ट है आपको बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आप बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अपने हेल्थ फैसिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको रूम डिटेल्स देखने को मिलेगा। किस बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे कौन सा रूम है, वो डिटेल आपको यहीं से ट्रिगर होगा। अगर आपको सिंगल ब्लॉक है या मल्टी ब्लॉक है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मल्टी ब्लॉक है तो आप मल्टी ब्लॉक पे चेक करेंगे और यहाँ पे मल्टी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे बिल्डिंग का नेम मेंशन करेंगे कि बिल्डिंग का नेम क्या है, देन ब्लॉक का नेम क्या है वो ब्लॉक आप मेंशन करेंगे। देन बेसमेंट में है या फर्स्ट फ्लोर पे है वो डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और ये मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है। कुछ हॉस्पिटल में ये नोमेनक्लेचर नहीं होता है, सिर्फ रूम नंबर होता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ रूम नंबर मेंशन कर सकते हैं और जैसे ही प्लस करेंगे तो आपको उतने रूम क्रिएट करके मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं सफिक्स प्रीफिक्स का यूज करना तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रूम नंबर जनरेट करके दे देगा। अब इसी बिल्डिंग में आपको एक और ब्लॉक क्रिएट करना है या इसी बिल्डिंग के इसी ब्लॉक में एक और फ्लोर बनाना है तो आप यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, दूसरा फ्लोर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप रूम का कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ए मेंशन करता हूँ प्रीफिक्स में और रूम नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ। जैसे ही प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग आपका रूम कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। अगर मानते हैं कि इस सेम बिल्डिंग में मल्टीपल ब्लॉक है तो आप प्लस आइकन पे क्लिक करके मल्टीपल ब्लॉक बना सकते हैं और जैसा इसका ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है, उस ब्लॉक में कितने फ्लोर है, जैसा मैंने ऊपर क्रिएट किया है, आप उसी तरह से फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। रूम कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी प्रोविजन है। प्लस आइकन पे यूज करके मल्टीपल बिल्डिंग भी एट ए सिंगल टाइम आप क्रिएट कर सकते हैं। बार बार क्रिएट करने की नीड नहीं है, एक बार में आप चाहे तो ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मल्टी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर सिंगल ब्लॉक है तो आप सिंगल ब्लॉक पे चेक करेंगे और सिंगल ब्लॉक के बेस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे एक ही सिंगल ब्लॉक होगा। वहाँ पे एक बिल्डिंग में मल्टीपल ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पे एक बिल्डिंग में एक ही ब्लॉक है जो सिंगल ब्लॉक है। तो बिल्डिंग का नेम क्या है, फ्लोर का नेम कौन से फ्लोर पे है और रूम का नोमेनक्लेचर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, उसका आप उस सेम बेस से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं। रूम नंबर का कितने रूम का क्वांटिटी चाहिए वो आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। अगर आपका ये रूम की पहले से क्रिएटेड है, आप चाहते हैं कि इस सेकेंड फ्लोर पे इस बिल्डिंग में एक और रूम ऐड करना, 5th रूम तक है, आप चाहते हैं एक और रूम ऐड करना, तो यहाँ पे प्लस आइकन का यूज करके एक और रूम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर चाहते हैं इसका प्रीफिक्स देना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको मॉडिफिएबल है, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं।
लेकिन ये एडमिन का राइट होता है। तो ये बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है मैनेज मॉड्यूल्स। मैनेज मॉड्यूल्स में ये मॉड्यूल्स मिलेंगे जो अभी तक नेक्स्ट जेन ने डेवलप किए हैं, वो सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, जो भी मॉड्यूल आपको यूज करना है उसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद सेव करेंगे। यहाँ पे ऐड अपडेट बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही वो मॉड्यूल इनेबल होगा, और इनेबल होने के बाद जिस भी यूजर को उस मॉड्यूल का राइट देना है, आप मैनेज यूजर में जाकर यहाँ पे जाकर आप उस यूजर को राइट दे सकते हैं। सर्च करके एडिट करेंगे और सर्च करेंगे और राइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं। जिस भी यूजर को राइट देना है, जिस भी मॉड्यूल का, आप इनेबल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के केस में आप ORS का फीचर यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो ORS को चेक करें। अब ORS एक नया एक पोर्टल होता है, जैसे ये आपको एक पोर्टल है ORS.gov.in, ये पोर्टल होता है। आप इस पोर्टल पे अपॉइंटमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ORS आपको यूज करना है तो ये इनेबल करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के इनसाइड। इनेबल करने के बाद ये सारे राइट्स देंगे। राइट देने के बाद ऐड अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ही अपॉइंटमेंट मॉड्यूल इनेबल होगा। तो इस तरह से जो भी मॉड्यूल आपको नहीं दिख रहे हैं, इनेबल करने हैं, आप मॉड्यूल को इनेबल करें और जिस भी यूजर को राइट देना है मैनेज यूजर में जाए, यूजर को एडिट करें। एडिट करने के बाद असाइन रोल में आए और उस मॉड्यूल का राइट आप यहाँ जहाँ पे आपको नए मॉड्यूल्स दिख रहे हैं वहां पे जाके, जैसे इस मॉड्यूल का राइट देना है तो आप इस मॉड्यूल का राइट दीजिए और ओके करके सेव कीजिए, तो मॉड्यूल का राइट उसको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैनेज रेफरल हॉस्पिटल। मैनेज रेफरल हॉस्पिटल का प्रोविजन है कि अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर करना है तो मैनेज रेफरल हॉस्पिटल का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने हेल्थ फैसिलिटी में जिस हॉस्पिटल में आपको रेफर करना है उस हॉस्पिटल का HFID, जो मैंने ऑनबोर्डिंग के टाइम एक HFID बताया था, उस HFID को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और अपने हेल्थ फैसिलिटी में ऐड करेंगे तो ही आप उस हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो डिटेल आपको शो नहीं होगा और आपको उस हॉस्पिटल में रेफर नहीं कर पाएंगे। तो इस ऐड करने का प्रोविजन है। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे HFID आप मेंशन करेंगे, इस तरह का HFID होगा। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे डिटेल आ जाएगा और जैसे ही सेव करेंगे ये डिटेल आपको अपेंड हो जाएगा। अपेंड होने के बाद आपको इस लिस्ट पेज पे आएंगे और यहाँ पे आपको आपके हॉस्पिटल शो होंगे। तो आपके हॉस्पिटल अगर इस तरह से एक्टिव है तो इस हॉस्पिटल में आप रेफर कर सकते हैं। इनएक्टिव है इसका मतलब रेफर नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो जो भी हॉस्पिटल आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसी हॉस्पिटल में आप पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेफर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है फैसिलिटेशन एरिया। जो स्कैन एंड शेयर का प्रोसेस है वो यहीं से वर्क करता है। आप इस फीचर को अपने हेल्थ फैसिलिटी में इनेबल कर सकते हैं। तो इनेबल करने का प्रोसेस है, आप फैसिलिटेशन एरिया क्रिएट करेंगे एक, और क्रिएट करने के लिए एक बटन आपको देखने को मिल रहा है राइट टॉप पे, आपको इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फैसिलिटेशन एरिया का नेम मेंशन करेंगे। करने के बाद बिल्डिंग का नेम क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहले फैसिलिटेशन एरिया का नेम मेंशन करेंगे, देन बिल्डिंग कौन से बिल्डिंग पे है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से फ्लोर पे है और कितने काउंटर हैं, वो काउंटर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर मैंने 4 काउंटर मेंशन किए हैं तो इस फैसिलिटेशन एरिया में आप 4 काउंटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रिक दिख रहे हैं वो मैंडेटरी है, मींस फैसिलिटेशन एरिया नेम और काउंटर नंबर, ये 2 पैरामीटर एक्टिव मैंडेटरी है। बाकी आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं।
तो आपको अगर स्कैन शेयर यूज करना है तो आपको पहले फैसिलिटेशन एरिया क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद आपको इस तरह से फैसिलिटेशन एरिया क्रिएट होगा और इस फैसिलिटेशन एरिया का एक QR कोड होगा जो आपको राइट साइड में एक QR कोड बटन दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक QR कोड आपका जनरेट होगा। इस QR कोड को आप फैसिलिटेशन एरिया में प्लेस कर सकते हैं। उस बिल्डिंग में आप प्लेस कर सकते हैं जिस बिल्डिंग में आप QR कोड को यूज करना चाह रहे हैं। कि उस बिल्डिंग में अगर कोई पेशेंट आता है, वो चाहता है टोकन कलेक्ट करना, तो QR कोड स्कैन करके आभा ऐप से वो टोकन कलेक्ट कर सकता है। और कितने आभा ऐप इसमें यूज कर सकता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो जितने भी ऐप यहाँ पे डिफाइंड है, इतने ही ऐप से वो टोकन ले सकता है QR कोड स्कैन करके। और प्रोसेस भी बताया गया है कि स्कैन कीजिए, AVDM को इंस्टॉल कीजिए, शेयर प्रोफाइल और OTP स्लिप आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये आप QR कोड को आप प्रिंट कर सकते हैं और QR कोड आपको 2 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। एक तो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा और दूसरा जो स्टेट लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेगा। आप दोनों लैंग्वेज में QR कोड को प्रिंट कर सकते हैं। अब आते हैं फैसिलिटेशन एरिया का कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको यूज आएगा अगर किसी यूजर को आपने इस पार्टिकुलर फैसिलिटेशन एरिया का राइट देते हैं तो वो यूजर आपको फैसिलिटेशन एरिया को के पेशेंट को रजिस्टर्ड कर पाएगा। तो सबसे पहला बटन है आपको यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव। तो इस बटन को अगर एक्टिव करते हैं तो इस फैसिलिटेशन एरिया का यूज कर सकते हैं। अगर इनएक्टिव है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो एक्टिव कीजिए। दूसरा बटन है, अगर जो फैसिलिटेशन एरिया का नेम है आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं, काउंटर इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे, डिटेल ओपन होगा। काउंटर नंबर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप काउंटर नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। सेम बटन पे के आपका काउंटर नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। हेलो सर, नमस्ते। हेलो। हाँ सर, बताइए सर। QR कोड वाला सर रिपीट करेंगे सर क्या फिर से? ठीक है सर। QR कोड आपको फैसिलिटेशन एरिया, ये आभा के लिए है। जो भी आभा के पेशेंट आते हैं उनको स्कैन करना है, जैसे क्यू में नहीं लगना है। वो चाहते हैं कि टोकन स्कैन करे और कि वो आभा पे टोकन पे जाके आभा काउंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो करने का प्रोसेस है सिंपल सा। आप ये आपको पेशेंट के लिए इनेबल करना होगा। तो कैसे इनेबल करेंगे? तो आपको फैसिलिटेशन एरिया एक बनाना पड़ेगा। तो फैसिलिटेशन एरिया बनाने के लिए आपको एक बटन ऊपर में दिख रहा है टॉप पे, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फैसिलिटेशन एरिया का नेम मेंशन करेंगे और कितने काउंटर है उस फैसिलिटेशन एरिया में, वो काउंटर का नंबर डिफाइन करेंगे। अगर जैसे मैंने 4 काउंटर नंबर मेंशन किया है या 8 मेंशन किया है तो अप टू 8 काउंटर आप इस फैसिलिटेशन एरिया में बना सकते हैं। ठीक है, तो सेव करेंगे तो आपको F1 फैसिलिटेशन एरिया में 8 काउंटर्स तक क्रिएट हो सकते हैं। सेव करेंगे। और ये जो मैंडेटरी पार्ट है, स्ट्रिक है, वो मैंडेटरी है। बाकी पैरामीटर्स आपको ऑप्शनल है। चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि ये फैसिलिटेशन एरिया किस बिल्डिंग में है, कौन से ब्लॉक पे है, कौन से फ्लोर में है, चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फैसिलिटेशन एरिया इस तरह से क्रिएट होके देखने को मिलेगा और ये सारे बटन्स आपके लिए इनेबल हो जाएंगे। अब इस फैसिलिटेशन एरिया में आपको कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे। तो फैसिलिटेशन एरिया का पहले QR कोड अगर बनाना है, इनेबल करना है, तो QR कोड यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि फैसिलिटेशन एरिया को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे तो ही उस जाएंगे और उस पेशेंट को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो पहला जो बटन है आपको एक्टिव इनएक्टिव, अगर इसको इनएक्टिव किए हैं तो इस फैसिलिटेशन एरिया, ये फैसिलिटेशन एरिया आपको दिखेगा ही नहीं और आप पेशेंट को टोकन ये फैसिलिटेशन यूज में ही नहीं होगा। इसको इनेबल करेंगे। और दूसरा बटन है आपको अपडेट। जो आपने ऐड फैसिलिटेशन एरिया में डिटेल डाला है
उसमें से कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं, फैसिलिटेशन एरिया का नेम चेंज करना है, बिल्डिंग अपडेट करना है, ब्लॉक अपडेट करना है, फ्लोर अपडेट करना है, कौन से काउंटर, कितने काउंटर हैं उस फैसिलिटेशन एरिया में अपडेट करने हैं, तो आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप फैसिलिटेशन एरिया का नेम चेंज कर सकते हैं और काउंटर नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, देन काउंटर नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और ये डिटेल आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका अपडेट हो जाएगा। तीसरा बटन है यूजर मैपिंग। यहाँ पे इस फैसिलिटेशन एरिया में किसी ऑपरेटर को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूजर को मैप करना पड़ेगा। यूजर मैपिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूजर सेलेक्ट करेंगे, किस यूजर को आप राइट दे रहे हो। जिस भी यूजर को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अगर सिंगल इस यूजर को सेलेक्ट किया है तो यही यूजर इस फैसिलिटेशन एरिया के पेशेंट को रजिस्टर्ड कर पाएगा। ओके करेंगे और सेव करेंगे तो ये आपको सिर्फ यही यूजर है जो इस फैसिलिटेशन एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो भी पेशेंट इस फैसिलिटेशन एरिया का टोकन लेता है तो ये यूजर द्वारा रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तीसरा बटन है आपको चौथा बटन है काउंटर टाइप मैपिंग। यहाँ पे काउंटर को मैप करेंगे तो मैप करने के लिए आपको ओपीडी रजिस्ट्रेशन यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्टर आपको इनिशियल में ऐसे दिखेगा, आपको ये ब्लैंक दिखेगा अनसेलेक्टेड, ठीक है। आपको यहाँ से ओपीडी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करने हैं, बाकी यूज में नहीं है, सिर्फ ये आप ओपीडी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद काउंटर सब टाइप में आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ये आपने अगर सेव कर दिया है तो सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन, जिस यूजर को आपने राइट दिया है फैसिलिटेशन एरिया में, सिर्फ नए यूजर ही रजिस्टर्ड कर पाएंगे, उसके अलावा कोई और यूजर रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। नए यूजर सिर्फ रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर आप चाहते हैं कैजुअलिटी भी हो तो आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे काउंटर टाइप सेलेक्ट करेंगे, ओपीडी रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे काउंटर सब टाइप सेलेक्ट करेंगे, ओपीडी रजिस्ट्रेशन कैजुअलिटी, ठीक है। ये सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी पेशेंट इस फैसिलिटेशन एरिया का टोकन लेकर आता है तो वो जो यूजर को हमने राइट दिया है वो नए भी कर सकते हैं और कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, दोनों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन होता है कि अगर किसी कोई डिटेल पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करने में मिस हो गया है या करेक्ट करना है तो करेक्ट यहाँ से किया जा सकता है। आप ये सेलेक्ट करेंगे और अपडेट का राइट देते हैं तो अपडेट पेशेंट रजिस्ट्रेशन से उसका डिटेल को मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको राइट देना मैंडेटरी है। अगर आप अपने फैसिलिटेशन एरिया में क्यूआर कोड को इनेबल करना चाहते हैं, आभा स्कैन इनेबल करना चाहते हैं तो ये आपको पोर्शन इनेबल करना पड़ेगा। और अभी के लिए सिर्फ ओपीडी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है तो आप सिर्फ यही यूज करें, इसके अलावा बाकी को आप यूज ना करें। सेव करेंगे, डिटेल आपका सेव होगा और सेव करना मैंडेटरी है, तभी ये एक्शंस जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद आता है पांचवा है रूल मैपिंग। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आपको रूल मैपिंग करना पड़ेगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन होंगे, जिस यूजर को मैंने राइट दिया है वो तो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, लेकिन किस पेशेंट का कर पाएगा वो बिलिंग टाइप आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बिलिंग टाइप पे क्लिक करेंगे और बिलिंग टाइप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जनरल है। अगर आपने सिर्फ जनरल का राइट दिया है तो सिर्फ जनरल पेशेंट रजिस्टर्ड हो पाएंगे। अगर आपने सीनियर सिटीजन का राइट दिया है तो दोनों हो पाएंगे। अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट दिया है और सीनियर सिटीजन का राइट नहीं दिया है तो यही दो पेशेंट का वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई जनरल पेशेंट आता है उसका कर सकते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका कर सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन आता है उसको जनरल में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये राइट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट आपको मिल जाएगा। तीसरा इसी में दूसरा बटन है आपको डिपार्टमेंट। हर बटन का अपना यूज है, उस बटन को आप इनेबल करके यूज कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट का मतलब है कि आपने यहाँ पे बिलिंग टाइप दिया है कि सीनियर सिटीजन का करे या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का करे, लेकिन
किस डिपार्टमेंट में होगा। डॉक्टर जो भी होते हैं वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से होते हैं, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा उस हॉस्पिटल में, वो डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट है तो आप मल्टीपल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तब भी आपका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं उतने डिपार्टमेंट में पेशेंट रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और जो मैंने बिलिंग टाइप सेलेक्ट किए हैं, सीनियर सिटीजन, जनरल और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इतने ही टाइप के पेशेंट का रजिस्ट्रेशन उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उस डिपार्टमेंट में होगा। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन मोड। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोड सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन मोड में आपको यहाँ पे शेयर्ड प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये आप कंपलसरी है सेलेक्ट करना। अगर ये आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो जिस भी यूजर को आपने फैसिलिटेशन एरिया का राइट दिया है वो किसी भी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। अगर आभा से स्कैन होकर आता है तो ये राइट देना आपको कंपलसरी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जब भी फैसिलिटेशन एरिया क्रिएट करें तो शेयर प्रोफाइल का राइट दे और जिस भी यूजर को आपने राइट दिया है उस यूजर को। आप चाहे तो ये सारे राइट दे सकते हैं, लेकिन ये राइट देना कंपलसरी है। तो इस जैसे मैंने वो न्यू रजिस्ट्रेशन में बताया, उसी तरह से आप कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन का भी पैरामीटर्स, बिलिंग टाइप, डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रेशन मोड डिफाइन कर सकते हैं। अगर पेशेंट का अपडेट करना है तो उसमें सिर्फ अपडेट का पेज आएगा, जो भी डिटेल अपडेट करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है रूल मैपिंग के बाद काउंटर मैपिंग। काउंटर मैपिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो मैंने काउंटर्स आपको राइट दिए हैं कि उस फैसिलिटेशन एरिया में 4 काउंटर्स बनेंगे, तो आप 4 काउंटर्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। 4 काउंटर्स का नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और ऐड करेंगे तो आपको इस फैसिलिटेशन एरिया में काउंटर नंबर ये है आपका। अब इस काउंटर पे पेशेंट रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो आप काउंटर स्पेसिफिक भी QR कोड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड का राइट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक QR कोड बनेगा। तो ये सिर्फ काउंटर स्पेसिफिक है। वो एक जो मैंने आपको दिखाए थे वो फैसिलिटेशन एरिया स्पेसिफिक हुआ, उस बिल्डिंग का हुआ, और ये उस पर्टिकुलर काउंटर का है। अगर ये कोई QR कोड स्कैन करता है इसी काउंटर पे आके उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर इस QR कोड को स्कैन करता है, और ये काउंटर पे ही लगा होगा। अगर इसमें डिटेल अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, अगर यूज में नहीं है तो इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर मैंने 4 काउंटर्स का राइट दिया है तो अप टू 4 काउंटर्स तक आप क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट बटन है QR कोड, यहाँ से QR कोड आप जनरेट कर सकते हैं, और ये फैसिलिटेशन एरिया स्पेसिफिक QR कोड है। तो कहने का मतलब है कि आपने अगर QR काउंटर का कोई टोकन लिया है तो वो सिर्फ उसी काउंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। अगर ये फैसिलिटेशन एरिया का टोकन लिया है तो इन 4 काउंटर में से किसी भी काउंटर पे जाके वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और नहीं तो फैसिलिटेशन एरिया का मतलब एक काउंटर ही होता है, उस काउंटर पे 4 काउंटर में से किसी भी काउंटर पे वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल फैसिलिटेशन एरिया बनाए हैं, अब यहाँ पे एक और QR कोड है, एग्नोस्टिक QR कोड। अगर कोई इस QR कोड को जो राइट टॉप पे दिख रहा है, इस QR कोड को स्कैन करता है और टोकन कलेक्ट करता है, तो वो इनमें से किसी भी फैसिलिटेशन एरिया में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और किसी भी काउंटर के, किसी भी फैसिलिटेशन एरिया के किसी भी काउंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये आपको राइट यहाँ पे डिफाइन करने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप फैसिलिटेशन एरिया को यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपको फैसिलिटेशन एरिया का कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको डिटेल में बताया हूँ। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो भी आभा पेशेंट है वो चाहे तो टोकन कलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, आभा काउंटर पे जाकर। इसके बाद आता है मैनेज शिफ्ट। यहाँ से आप शिफ्ट बनाएंगे कि जो OPD का जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं।
तो शिफ्ट बनाने का है कि मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, शिफ्ट का नेम मेंशन करे, शिफ्ट का टाइप मेंशन करे, शिफ्ट का स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, ओपीडी टाइमिंग क्या है, ओपीडी एंड टाइमिंग क्या है, और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपको ओपन हो ऐड होगा। अगर अपडेट करना है तो अपडेट बटन पे क्लिक करके डिटेल को अपडेट भी कर सकते हैं शिफ्ट का। अगर शिफ्ट यूज में नहीं है तो इनएक्टिव भी कर सकते हैं। तो ये आपको, अगर आपके हॉस्पिटल में शिफ्ट के बेस पे ओपीडी चलता है तो आप इनेबल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, क्रिएट करने का नीड नहीं है। तो ये ओवरऑल आपके हेल्थ फैसिलिटी है जो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। आप इसको, ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको कर सकते हैं। सर ये जो आपने बताया था शेयर प्रोफाइल का, सर वो ऑप्शन कहाँ से आएगा, फिर से बता सकते हैं आप? शेयर प्रोफाइल आवा के लिए सर यहाँ पे ये फैसिलिटेशन एरिया वाइज क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसको एक टोकन मिलेगा। नहीं सर, ये वाला नहीं, जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए थे ना शेयर प्रोफाइल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैपिंग में देखिए, यहाँ पे आएंगे रूल मैपिंग में रजिस्ट्रेशन मोड, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और रजिस्ट्रेशन मोड में शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन होगा। ये डिटेल आपको सेलेक्ट करना होगा। कोई भी आभा का टोकन लेता है तो ये राइट देना मैंडेटरी है। अगर ये राइट आपने नहीं दिया है तो वो आभा टोकन के पेशेंट, आभा के पेशेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हेल्थ फैसिलिटी, यस सर, ये हेल्थ फैसिलिटी का इंफॉर्मेशन है जो आपको, अगर कोई भी नए हॉस्पिटल आते हैं या जो हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन अपडेट करना है तो आप ये फीचर का यूज कर सकते हैं। उससे मैं इसमें क्वेरी एक्सेप्ट करने से पहले आपको एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ। एक यूआरएल मैंने आपको चैट बॉक्स में दिए हैं, ये यूआरएल है। आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे मोबाइल से, या आपको ये इस यूआरएल को ओपन कीजिए मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, पीसी से, जो भी आपके पास है उसमें ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये पेज आपको ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, अटेंडेंस इंफॉर्मेशन, जो भी इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है, आपको ये फिल करने मैंडेटरी है। जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं ये डिटेल आप फिल करेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको डिटेल में डालना होगा नेम क्या है पार्टिसिपेंट का, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कि कौन सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का टाइप क्या है। जो भी आपको एस्ट्रिक दिख रहा है वो मैंडेटरी है। बाकी आप पैरामीटर्स को स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को, लेकिन जो एस्ट्रिक है वो पैरामीटर्स आपको फिल करने पड़ेंगे। तो ये आप अटेंडेंस को फिल कर सकते हैं। लिंक आपको ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया गया है चैट बॉक्स में, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी का भी हेल्थ फैसिलिटी में कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट करता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन। ये सर कुछ। हेलो, हाँ सर, मुझे एक पूछना था कि यहाँ जो क्यूआर कोड जनरेट हो रहे थे और दूसरा एक होता है एक जो एनएचपीआर के थ्रू जो हम फैसिलिटी मैनेजर के थ्रू क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, वो दोनों क्यूआर कोड अलग है, बराबर है? कहाँ से क्रिएट करते हैं? जो एबीडीएम के आईडी से जब फैसिलिटी मैनेजर जो रहेगा हॉस्पिटल का, उसके आईडी से भी ब्रिज मैपिंग करके हम क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। वो क्यूआर कोड जो रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ये वाले डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आभा ऐप से कर रहा हूँ तो वो जो मैंने हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर के थ्रू मैंने क्यूआर कोड जनरेट किया था वो वर्क नहीं कर रहे। उसमें वो सर्कल घंटे ही दिखता है। लेकिन मैंने जो यहाँ से किया था, जो फैसिलिटेशन एरिया से क्यूआर कोड जनरेट किया था, उसके थ्रू अगर मैं आभा ऐप से जाता हूँ तो वो हो रहा है। कौन सा यूज करना है सर? कि जो भी आप एबीडीएम के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करके क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं क्यूआर कोड के लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे एक HIP आईडी जनरेट होता है।
जो आपके HFID वो होते देखा। हैं उसके बेस पे HIP ID जनरेट होता है। उस HIP ID को आप यहाँ पे हमें हमारी टीम को आप दे सकते हैं, वो आपके हॉस्पिटल के लिए इनेबल कर देंगे। तो यही QR कोड आपको यूज करना होगा, वहाँ पे QR कोड का यूज करने का नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा, नहीं तो ऑलरेडी जो ब्रिज मैपिंग मैंने किया हो, नेक्स्ट जो अपना जो HFID नेक्स्ट जेन पे जो HFID है उसी को मैंने ब्रिज मैपिंग किया हो, और उसके तो ऊपर सर मैंने वो QR कोड ब्रिज जनरेट आईडी किया। हमारे साथ शेयर कर दीजिए, आपको इनेबल कर दिया जाएगा और फैसिलिटेशन एरिया आप क्रिएट करके यही QR कोड यूज कीजिए या एग्नोस्टिक QR कोड यूज कीजिए। तो इसलिए मुझे कॉल करना पड़ेगा आपकी जो टीम है, जो सपोर्ट टीम को कॉल करना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसे सपोर्ट टीम को रीच कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, दोनों प्रोविजन है। आप उनको अपने ब्रिज आईडी शेयर कर दीजिए, वो आपके लिए इनेबल कर देंगे। उसके बाद आप इस QR कोड को यूज कर सकते हैं अपने हेल्थ फैसिलिटी में। ABDM का QR कोड यूज करने का कोई जरूरत नहीं। और सर एक मेरा क्वेरी था, एनालिटिकल डैशबोर्ड का। यस सर। जो एनालिटिकल डैशबोर्ड में जो OPD का जो डेटा है, प्रिस्क्रिप्शन का जो डेटा मैं आज ट्राई किया बट वो हो नहीं रहा है, तो आप क्या डेमो दे पाओगे उसका? यस सर, उसमें कुछ इशू है, वो उसको जल्दी रेक्टिफाई कर दिया जाएगा और आपको सारे डेटा प्रॉपर दिखेंगे एनालिटिक नहीं, अभी डैशबोर्ड। फंक्शनल नहीं है क्या? नहीं सर, फंक्शनल है, लेकिन कुछ डेटा आपको अगर मिस दिख रहे हैं तो आप नहीं, वो हमें कैसे? रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको फिक्स कर दिया जाएगा। नहीं, जो OPD का प्रिस्क्रिप्शन है, बिकॉज हमें DMR को डेटा देना है जो गूगल फॉर्म शेयर है उसमें। सर OPD जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं, वहाँ पे प्रोविजन हमने दिया है। प्रिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं, तो इससे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किए वो देखना मुझे 100 मेरा। सो वी हैव दिस OPD रजिस्ट्रेशन 100% ऑन द HMIS, बट प्रिस्क्रिप्शन कितने जनरेट हो रहे हैं वो पता नहीं हो रहा है। सर वो ठीक है आपका, अगर वही मैं कह रहा हूँ, आपका अगर एनालिटिक डैशबोर्ड अगर सही नहीं बता रहा है तो आप हमें रिक्वेस्ट करके उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, वो बग होगा, फिक्स कर दिया जाएगा हमारे साइड से, ठीक है। अगर कोई एक और प्रोविजन है आपको डैशबोर्ड देखने का, तो हमने एक प्रोविजन दिया है डैशबोर्ड का। आप जब आप आएंगे होम पेज पे तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड है, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे, ये तो डेली दिन का यहाँ से भी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ तो सेम डेटा ही मिलेगा, मुझे पास्ट का देखना डेटा वो नहीं मिलेगा। तो सर उसको फिक्स करवा लीजिए, वो आपको फिक्स कर देंगे, आप हमारे टीम को रीच कीजिए, वो फिक्स हो जाएगा। ओके, ठीक, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। यस यस हेलो। यस यस सर मुझे पर्टिकुलरली लैब मॉड्यूल के बारे में जानना है, तो ये वाले सेशन में कवर होगा कि? नो मैम, आज के सेशन में लैब मॉड्यूल नहीं लिया जाएगा और नेक्स्ट सेशन में भी नहीं लिया जाएगा, उसके नेक्स्ट सेशन में लिया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। लेकिन अटेंडेंस आप फिल करें, जो भी कनेक्ट किए हैं सारे, कोई अटेंडेंस का मैंने लिंक दिया है, आपको ये फिल करना मैंडेटरी है जो भी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के पास इंफॉर्मेशन जाता है कि को किस हॉस्पिटल से यूजर कनेक्ट हुए हैं। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। सर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीओर से। यस सर। सर ये लेबर जो हमारे यहाँ नेक्स्ट जन है सर, लास्ट मंथ से स्टार्ट हो चुका है, पर एक्चुअल में जो लेबोरेटरी वाला है उसमें ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है वो, और मैं मेल कर चुका हूँ 3 से 4 बार, अभी तक कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। बोलते हैं शेड्यूल कंप्लीट करके दे देंगे आपको, पर हुआ नहीं है सर, उसका अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। लैब मॉड्यूल को जी सर, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहा है सर, मैं 1 मंथ से कंटिन्यू कर रहा हूँ ट्राई, पर कुछ हो नहीं पा रहा है उसका। ओके सर, आपको रीच कर लिया जाएगा। आपको मैं एक मेल आईडी दे रहा हूँ, इस मेल आईडी पे आप रीच कीजिए, ठीक है। आप मेल इसमें लूप कर दीजिए, मैं इसको देख लूंगा। अगर आपको इस पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अगर ये मेल आईडी है, इस पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर पे नहीं मिल रहा, तो आप हमें इस मेल आईडी पे रीच कर लीजिए। मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसमें आप रीच कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कीजिएगा उसमें,
ठीक है सर, आप जो शेयर कीजिए मैं उसी में करता हूँ। इस मेल पे मुझे मेल कीजिए, आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सर मेल अभी तक आया नहीं है मेरे पास। ये गया होगा चैट बॉक्स में। जी सर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसके बाद बाकी। सर मेरे नंबर भी शेयर कर दिया है मैंने अपना। आप उस मेल आईडी पे मेल कीजिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली रीच कर लूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, ठीक है। नहीं तो आप नंबर पे रीच कर सकते हैं, 24 है। अगर सॉल्यूशन नहीं किसी कारणवश नहीं मिला है तो मैं संपदा नहीं 1 मिनट राहिलाय। हम लोग नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो पहला कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया कि अगर कोई भी हॉस्पिटल HFID नेक्स्ट-जेन को यूज करना चाह रहे हैं तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना मैंडेटरी है, तो ही नेक्स्ट-जेन को यूज कर पाएंगे। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है OPD कॉन्फ़िगरेशन, ये भी करना आपको कंपलसरी है, तो ही आप नेक्स्ट-जेन को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रॉपर होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया है डिटेल में, आप उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मैनुअल का हेल्प ले सकते हैं, हमारे हेल्प टीम को रीच कर सकते हैं। बाकी लोग माइक म्यूट कर लें। अब हम लोग आते हैं, जो भी मैंने आभा के थ्रू के QR कोड बुक किया है, टोकन लिया है, वो सारे टोकन आपको QMS डैशबोर्ड पे अगर देखना चाहते हैं, अगर हॉस्पिटल में LCD आप लगाए हैं तो आप ऐसे ये सेलेक्ट करके आप डिटेल को देख सकते हैं कि काउंटर का नेम क्या है, काउंटर का टोकन नंबर, पेशेंट का टोकन नंबर क्या है, पेशेंट का नेम क्या है और टोकन टाइप क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन LCD पे दिखते रहेंगे। पेशेंट अपना टाइम का वेट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे। OPD कॉन्फ़िगरेशन में आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करने होंगे। इसमें आपको बताता है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल नए आते हैं तो उनका उस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, सर माइक म्यूट कर ले, रजिस्ट्रेशन चार्ज उससे कितना लिया जाएगा वो चार्ज आपको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 10 रुपीज मेंशन किया है, तो अगर कोई नए पेशेंट आते हैं, मैंने सेव किया है, सेव करना कंपलसरी है। अगर सेव किया है तो ही ये चार्ज इम्पैक्ट करेगा, अगर सेव नहीं किया तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 10 रुपीज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये 10 रुपीज एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी नए पेशेंट आते हैं तो उनको 10 रुपया स्लिप में देखने को मिलेगा। जब स्लिप बनता है पेशेंट का OPD स्लिप, तो वहाँ पे चार्जेस भी भुगतान होंगे, तो ये 10 रुपीज आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है आपको रीविजिट। यहाँ पे अगर कोई दोबारा पेशेंट आता है, एक बार तो उसने चेकअप करा लिया और दूसरे बार पेशेंट आता है, मैंने यहाँ पे 14 डेज मेंशन किया, अगर चाहे तो आप 15 डेज भी मेंशन कर सकते हैं। और ये कुछ भी मैं आप जो भी डेज आपको है 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे चार्जेस जो मेंशन किया है मैंने 100 रुपीज अगर मेंशन किया है तो अप टू 15 डेज इसको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 16 डेज आएगा तो उसको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा, जो रीविजिट पेशेंट है, मीन्स फॉलो अप पेशेंट है। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर साल का है तो आप कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं और चार्जेस को आप मेंशन कर सकते हैं क्या चार्जेस लिया जाएगा साल के एंड में कोई पेशेंट आता है। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि हॉस्पिटल में माइनर एज क्राइटेरिया क्या है और आपको जो स्लिप जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो कौन सा स्लिप आपको जनरेट होना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल में A4 साइज होता है, कुछ हॉस्पिटल में स्टिकर होता है, तो जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सेलेक्ट करेगा और जनरेट करेगा। उसके बाद आते हैं कॉन्फ़िगरेशन है आपको क्लिनिक कॉन्फ़िगरेशन।
क्लिनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस डिपार्टमेंट का कौन सा क्लिनिक, कितने क्लिनिक होंगे वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मेंशन क्रिएट करेंगे। आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है और क्लिनिक का नेम क्या है वो क्लिनिक का नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, और सेव करेंगे तो आपका क्लिनिक क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। अब इस क्लिनिक में आपको टैगलाइन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप टैगलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इट स्लिप इज वैलिड फॉर 10 डेज। तो ये स्लिप का टैगलाइन, अगर कोई पेशेंट इस क्लिनिक में रजिस्टर्ड होता है, इस डिपार्टमेंट के इस क्लिनिक में, अगर मैंने जो टैगलाइन यहाँ पे मेंशन किया है, ये टैगलाइन उसको देखने को मिलेगा स्लिप के फुटर में। तो इस तरह से आप, मैंने एक डिपार्टमेंट का बताया है, आप जितने भी हॉस्पिटल में आपके डिपार्टमेंट यूज हो रहे हैं और उसमें जितने भी क्लिनिक यूज हो रहे हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस क्लिनिक में आप शिफ्ट को भी मैनेज कर सकते हैं, शिफ्ट ऐड करने के लिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल में शिफ्ट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके हॉस्पिटल में शिफ्ट यूज होता है तो आप यहाँ पे शिफ्ट को भी ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट मैप करेंगे और किस डेज में है, कौन सा है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डेज वाइज शिफ्ट डिफाइन कर सकते हैं। और जो शिफ्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको रोस्टर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्लिनिक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिपार्टमेंट के इनसाइड में। और ये क्लिनिक कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको रोस्टर बनाना पड़ेगा। तो रोस्टर कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ से आप रोस्टर बनाएंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्लिनिक सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट आपने बनाया है तो शिफ्ट वाइज रोस्टर आपको बनाना होगा। अगर शिफ्ट नहीं सेलेक्ट किया है तो सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नए रोस्टर बनाने के लिए न्यू रोस्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप रोस्टर का डेज सेलेक्ट कीजिए, कितने टाइम पीरियड के लिए बनाना है वो टाइम पीरियड सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। अगर डेट रेंज सेलेक्ट नहीं किया है तो आपका रोस्टर क्रिएट नहीं होगा। और जो डेट रेंज आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसी डेट रेंज तक ये आपका रोस्टर एक्टिव होगा। दूसरा है कि यूनिट, मैंने पहले ही बताया था कि यूनिट ऑप्शनल है। अगर आपके हॉस्पिटल में यूनिट का मीन्स बंडल ऑफ पेशेंट्स हैं तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके बाद आपको आता है डेज। यहाँ से डेज सेलेक्ट करेंगे, कितने डेज तक आपको ये रोस्टर अवेलेबल रहता है। आपको मंडे से सैटरडे तक रहता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर या मंडे अल्टरनेट डेज रहता है तो अल्टरनेट डेज सेलेक्ट करेंगे। अब कौन से रूम में होगा वो रूम सेलेक्ट करेंगे। देन कौन कौन से डॉक्टर उस डेज में अवेलेबल होंगे वो डॉक्टर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को एक और रूम में डॉक्टर बैठते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम डॉक्टर मतलब डिफरेंट डॉक्टर बैठते हैं वो डॉक्टर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को डिफरेंट सेम रूम में कोई और डॉक्टर बैठते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा आपका नीड है रोस्टर का वो आप कस्टमाइज करेंगे। आप जैसे आप डॉक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डेज वाइज आपको डॉक्टर रजिस्ट्रेशन पेज पे दिखेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज पे दिखेंगे और आप पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं डॉक्टर को। जैसे ही सेव करेंगे आपका रोस्टर क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। अगर एडिट करना चाहते हैं फ्यूचर में तो एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप व्यू करना चाहते हैं व्यू बटन पे क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से रोस्टर आप बना सकते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट और क्लिनिक का रोस्टर बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर लिस्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे और डॉक्टर को आप सेलेक्ट करके पेशेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको फॉर्म का भी डिजाइन आप सेट कर सकते हैं कि कितने पैरामीटर्स आपको नए रजिस्ट्रेशन पेज पे दिखेंगे। वो फॉर्म का पैरामीटर्स भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। और जो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे डिजेबल दिख रहे हैं ये पैरामीटर्स आपको मैंडेटरी है, ये आपके फॉर्म पे रहेंगे। इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, अगर आपके यूज में नहीं है तो आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपकी नीड है हॉस्पिटल पे आप उसको इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है। जो भी मैंने अभी तक बताया है वो वन टाइम एक्टिविटी, एक बार कर बार बार नीड करता है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं।
उसके बाद आता है कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ से कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन में बताया उसी तरह से कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन का है। जो पैरामीटर्स आपको विजिबल दिख रहे हैं वो मैंडेटरी है, अब बाकी आपके ऑप्शनल है। अगर आपको नीड है तो आप करें, सेलेक्ट करें और सेव करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तीसरा है आपको ओपीडी स्लिप। जैसा मैंने नए रजिस्ट्रेशन का बताया उसी तरह से जब नए रजिस्ट्रेशन होंगे तो ये सारे पैरामीटर्स दिखेंगे। अगर आपको स्लिप में लोगो नहीं चाहिए तो आप अनसेलेक्ट कीजिए लोगो को। अगर जो भी पैरामीटर्स आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो चाहिए आप यहाँ, जैसे बारकोड चाहिए तो बारकोड सेलेक्ट कीजिए और उसका प्लेसमेंट सेव कीजिएगा, तो ये इम्पैक्ट करेगा। सेव करना मैंडेटरी है तो ही इम्पैक्ट करेगा, अदरवाइज इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है रजिस्ट्रेशन लेवल। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन करना मैंडेटरी है। और इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर आपने प्रैक्टिशनर सेलेक्ट किया है तो जब ऑपरेटर रजिस्टर्ड कर रहा है पेशेंट को, तो जैसा मैंने रोस्टर बनाया है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स लिस्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, डॉक्टर सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे डॉक्टर का लिस्ट शो नहीं करेगा। आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके पेशेंट को मैं रजिस्टर्ड कर दूंगा, उस डिपार्टमेंट के किसी भी डॉक्टर के पास वो जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। ठीक है। थर्ड है आपको क्लिनिक। क्लिनिक में आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट होगा, उसके बाद क्लिनिक सेलेक्ट होगा और उस क्लिनिक में आप पेशेंट को रजिस्टर्ड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि उस डिपार्टमेंट, उस क्लिनिक के जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे डॉक्टर में से कोई भी डॉक्टर उस पेशेंट को टेक केयर कर सकता है। थर्ड है रूम। तो इस सिमिलर वे क्लिनिक सेलेक्ट करने के बाद रूम होगा, तो उस रूम में जाके पेशेंट जो भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे उनके साथ वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लास्ट है प्रैक्टिशनर। यहाँ पे प्रैक्टिशनर का इंफॉर्मेशन मीन्स डॉक्टर का, अगर आपने ये सेलेक्ट किया है और सेव किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे डॉक्टर दिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने एक्स डॉक्टर सेलेक्ट किया है तो उस पेशेंट को उसी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना हो। ऐसा नहीं है किसी के पास जाके वो ट्रीटमेंट ले ले। ठीक है। अगर आपके हॉस्पिटल में छोटे हॉस्पिटल है तो आप डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जा सकते हैं, क्लिनिक स्पेसिफिक जा सकते हैं। तो जैसा आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और पेशेंट को रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करने होंगे। आपको अगर ओपीडी यूज करना है आपके हेल्थ फैसिलिटी में तो ये मैंडेटरी है। आपको ये सारे अगर कॉन्फ़िगरेशन आपने करेक्टली किए हैं तो आप पेशेंट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपको दो कॉन्फ़िगरेशन है, हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपने ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन किए हैं तो आप पेशेंट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ओपीडी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आना होगा, तो यहाँ से आप पेशेंट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि कितने वेज से आप पेशेंट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा आप वेरियस वेज देख रहे हैं, इतने तरीके से आप पेशेंट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन गाइड कर लेता हूँ, उसके बाद आपके पास जो भी क्वेरी होगा वो क्वेरी को लिया जाएगा। तो जैसा आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये आप रजिस्ट्रेशन पे आना होगा और रजिस्ट्रेशन का वेरियस पेज है। अगर पेशेंट के पास आभा आईडी है तो आप पेशेंट से ये सेलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स को, आप पेशेंट से ये डिटेल पूछेंगे। पेशेंट के पास आभा एड्रेस है, आभा नंबर है, मोबाइल नंबर है या आधार नंबर है, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर पेशेंट के पास आभा एड्रेस आभा क्रिएटेड है तो वहाँ पे ओटीपी वैलिडेट होगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद पेशेंट का जो आभा में इंफॉर्मेशन होगा वो डिटेल मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग जिस डिपार्टमेंट में पेशेंट को रजिस्टर्ड करना है, क्लिनिक में रजिस्टर्ड करना है, वहाँ पे रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अगर पेशेंट के पास आभा नहीं है बना हुआ तो वो चाहता है कि मेरा आभा भी बने, तो वो आप इस सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पेशेंट का आधार पूछेंगे, आधार से वैलिडेट करेंगे, ओटीपी वैलिडेट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आधार में डिटेल होगा उस सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और रजिस्टर्ड करना है वहाँ पे रजिस्टर्ड करके पेशेंट को स्लिप जनरेट कर सकते हैं और उस स्लिप में आभा नंबर भी पेशेंट का
जनरेट हो जाएगा। और ये प्रोसेस है बाय मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेमोथ और बायोमेट्रिक, ये सारे पैरामीटर्स के बेस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेशेंट का और आधार नंबर जनरेट कर सकते हैं। तीसरा है शेयर प्रोफाइल। जैसा अभी मैंने बताया था स्कैन एंड शेयर का, जो भी आभा के पेशेंट होंगे टोकन कलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। अब ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ही आप आभा पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आभा पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए फैसिलिटेशन एरिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद काउंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर एग्नोस्टिक क्यूआर कोड लिया है पेशेंट तो एग्नोस्टिक सेलेक्ट करेंगे। अगर फैसिलिटेशन एरिया का टोकन लिया है तो फैसिलिटेशन एरिया सेलेक्ट करेंगे। अगर काउंटर स्पेसिफिक लिया है तो काउंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो काउंटर किस काउंटर से लिया है वो काउंटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर एक हॉस्पिटल एग्नोस्टिक लिया है तो आप एग्नोस्टिक पे सेलेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे पेशेंट का, तो यहाँ पे पेशेंट का लिस्ट आएगा। जितने भी पेशेंट एग्नोस्टिक क्यूआर कोड से टोकन लिए होंगे वो सारे पेशेंट आपको यहाँ पे लिस्ट करेंगे। आप उसमें से एक्शन के बटन दिखेंगे। पहला बटन दिखेगा आपको स्किप का, दूसरा कॉल अगेन, तीसरा आपको कंफर्म का। अगर कंफर्म करते हैं तो पेशेंट का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डिपार्टमेंट क्लिनिक सेलेक्ट करके। अगर आपने कंफर्म नहीं, अगर पेशेंट नहीं आया है तो आप कॉल बार बार कर सकते हैं पेशेंट को। तीसरा है स्किप। आप अगर स्किप करते हैं तो नेक्स्ट पेशेंट को आप मिसिंग क्यू में जो आपको पेशेंट नहीं आया है उसका क्यू नंबर फेच कर सकते हैं और पेशेंट लिस्ट में वो सारे पेशेंट दिखेंगे जिसने भी टोकन लिए हैं, वो सारे पेशेंट आपको यहाँ पे तो होगा। तो ये सारे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन आप ऐसे कर सकते हैं। जो आभा पेशेंट है जो क्यूआर कोड लिए हैं उसका मैं बता रहा हूँ शेयर प्रोफाइल सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। जो भी फैसिलिटेशन एरिया से टोकन लिया हो, एग्नोस्टिक क्यूआर कोड से टोकन लिया हो या किसी काउंटर से टोकन लिया हो, आभा काउंटर से, ठीक है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आधार लुकअप। आधार लुकअप में पेशेंट का बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग डिटेल फेच होगा और ओटीपी वैलिडेट होगा। वैलिडेट होने के बाद पेशेंट का डिटेल फेच किया जाएगा। लास्ट ऑप्शन है आपको रेफर पेशेंट। रेफर पेशेंट मींस किसी डिपार्टमेंट से पेशेंट रेफर हुआ है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप डिटेल को सर्च कर सकते हैं। ओबीजी आहे का कुठला सगळे मॅडम कोणाला माहिती आहे असं एचएमएस साईट काय एकदम डायरेक्ट सांगाल का विचार मॅडम मला खरंच काय माहित नाही म्हणून तुझे करियर म्हणून कसं वेगळं असते म्हणलं। तो यहाँ पे आप रेफर पेशेंट को लिस्ट कर सकते हैं, बाय रेफर हॉस्पिटल से लिस्ट कर सकते हैं, किस स्टेट से पेशेंट आया है स्टेट वाइज लिस्ट सर्च कर सकते हैं, या आपको आभा के आभा नंबर से सर्च कर सकते हैं या डेट रेंज से सर्च कर सकते हैं। रेफर पेशेंट में रेफर डिपार्टमेंट यहाँ पे डिटेल शो होगा, पेशेंट का नेम क्या है, रेफर टाइप क्या है, रेफर आईडी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस डिपार्टमेंट में रेफर किया गया है वो डिपार्टमेंट का नेम शो होगा यहाँ पे। जेंडर क्या है, स्टेट किस स्टेट से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। आपको सिंपल सा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पेशेंट का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे आपको डिटेल शो होगा और इस डिटेल में क्लिनिक सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट क्लिनिक सेलेक्ट करके पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब अगर पेशेंट के पास आभा आईडी नहीं है, पेशेंट के पास आभा क्रिएट नहीं करना चाह रहा, आधार लुकअप का यूज नहीं करना चाह रहा है, कोई भी टोकन नहीं लिया है उसने, या कहीं से रेफर होके नहीं आया है, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन चाहता है, उसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है सिर्फ, तो वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, करवा सकता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में उसको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा पेशेंट को। यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम जहां भी एस्ट्रिक साइन दिख रहा है वो मैंडेटरी पैरामीटर्स है, वो फिल करना आपको मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, जेंडर क्या है वो डालेंगे, कौन से एज ग्रुप का है, एज कितना एज है वो डालेंगे, या आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, या एड्रेस डालेंगे और किस कंट्री से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से है, और बिलिंग टाइप क्या है, सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करेंगे, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे और डिपार्टमेंट, क्लिनिक और यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो जो अवेलेबल डॉक्टर होंगे वो आपको लिस्ट होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे और रजिस्टर्ड कर देंगे। आप ये सारे डिटेल फिल करेंगे तो रजिस्टर्ड बटन आपका इनेबल हो जाएगा और उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर कोई एमएलसी पेशेंट है तो एमएलसी पे चेक करेंगे और एमएलसी इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे, मेडिकल लीगल इंफॉर्मेशन, जैसे एमएलसी नंबर क्या है, कौन से पुलिस स्टेशन से है, एमएलसी रिमार्क्स क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर एमएलसी नहीं है, कहीं से रेफर है तो रेफर पे सेलेक्ट करेंगे और रेफर इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे रेफर हॉस्पिटल क्या है, रेफर हॉस्पिटल आईडी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, रेफर डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर उस हॉस्पिटल का क्या है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बेस पे बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और रजिस्ट्रेशन आप डिपार्टमेंट, क्लिनिक सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रखा है तो डिपार्टमेंट का ही बॉक्स दिखेगा और डिपार्टमेंट में पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इतने वेज है पेशेंट का नए रजिस्ट्रेशन का। तो बहुत सारा मैंने तरीके बताए हैं पेशेंट का रजिस्ट्रेशन। पेशेंट के पास आभा आईडी है, पेशेंट के पास आभा आईडी नहीं है, पेशेंट के पास आधार डिटेल है, पेशेंट के पास टोकन कलेक्ट करके आया है या आपको रेफर होके आया है, या ये सारे इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी बेसिक मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम और बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ वो पेशेंट रजिस्टर्ड हो सकता है हॉस्पिटल में। तो ये सारे डिटेल्स आप यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और कहता एक ये तो हुआ कि नए रजिस्ट्रेशन, अगर कोई पेशेंट एक बार रजिस्ट्रेशन करा कर गया है, ट्रीटमेंट करा चुका है और चाहता है रिविजिट करना, मीन्स दोबारा उस पेशेंट को ट्रीटमेंट कराना है सेम डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो वो भी हम कर सकते हैं। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे और यहाँ पे सर्च का ऑप्शंस दिया गया है। तो पेशेंट से पूछना होगा उसके आभा एड्रेस, अगर आभा से रजिस्टर्ड हुआ होगा तो आभा एड्रेस पूछिए, या अगर पेशेंट का पास स्लिप है तो वहां से यूएचआईडी कलेक्ट कीजिए, यूएचआईडी डिटेल यहाँ पे मेंशन कीजिए, सर्च कीजिए, पेशेंट का डिटेल आ जाएगा और जिसमें रजिस्टर्ड हुआ होगा पेशेंट वो डिटेल आ जाएगा। अगर पेशेंट मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर के बेस पे भी सर्च कर सकते हैं, नेम के बेस पे सर्च कर सकते हैं, क्यूआर कोड के बेस पे हम पेशेंट का डिटेल को सर्च कर सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे डिटेल सर्च करके आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो पेशेंट चाहे तो डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अगर सेम डिपार्टमेंट में करना है, डॉक्टर चेंज करना है तो डॉक्टर आप चेंज कर सकते हैं। तो वेरियस वेज हैं, आप पेशेंट का रिविजिट आप कर सकते हैं। रिविजिट के केस में आप सिर्फ लास्ट विजिट डेट कोई डिटेल आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डिपार्टमेंट, क्लिनिक और यूनिट चेंज कर सकते हैं और पेशेंट के नेम में कुछ करेक्शन है तो वो कर सकते हैं। आप कर सकते, ये सारे डिटेल के साथ रिविजिट करा सकते हैं पेशेंट को। तो रिविजिट और न्यू रजिस्ट्रेशन सेम ही पेज पे होगा। तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस यही है कि रिविजिट के लिए आपको इस सर्च बॉक्स का हेल्प लेना होगा। आप तो सर्चिंग पैरामीटर्स को यूज करके पेशेंट का रिविजिट करा सकते हैं। तो ये हुआ नए रजिस्ट्रेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे अपने हॉस्पिटल में, उसके बारे में डिटेल आपको बताया गया है। उसके बाद आते हैं कैजुअलिटी और इमरजेंसी। कैजुअलिटी और इमरजेंसी में और न्यू रजिस्ट्रेशन में दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि कैजुअलिटी में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन में आपके हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे डिपार्टमेंट में पेशेंट रजिस्टर्ड हो सकता है। और यहाँ पे कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में ही पेशेंट रजिस्टर्ड होंगे और कैजुअलिटी इंफॉर्मेशन फिल करना होगा, जैसे पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट बॉटवाई क्या है और पेशेंट डेड है या लाइव है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको फिल करने होंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन और कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन में यही छोटा सा डिफरेंस है। इसके अलावा जो भी मैंने आभा रजिस्ट्रेशन बताया, आभा नहीं है, किसी काउंटर से आया है या आपको रेफर होके आया है, तो सारे रजिस्ट्रेशन के वेज नए रजिस्ट्रेशन जैसे ही है, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन में आपके सारे डिपार्टमेंट शो होंगे जो भी आपके हॉस्पिटल में यूज हो रहे हैं, और कैजुअलिटी में एक ही डिपार्टमेंट होगा, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। और रिविजिट का प्रोसेस नए रजिस्ट्रेशन जैसा ही है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया या न्यू कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन किया, आप
पेशेंट का कुछ इंफॉर्मेशन मिसकरेक्ट है, तो उसको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। करने का प्रोसेस है कि अपडेट रजिस्ट्रेशन में आएंगे और पेशेंट का यूएचआईडी होना कंपलसरी है। उस यूएचआईडी को यूएचआईडी के बेस पे डिटेल को फेच करेंगे। सर्च करने के बाद पेशेंट का डिटेल आएगा और उसमें आप पेशेंट का आधार लिंक अगर पहले बार में नहीं किया है तो आधार लिंक कर सकते हैं, आभा लिंक कर सकते हैं। एमएलसी का पेशेंट है तो एमएलसी लिंक कर सकते हैं। पेशेंट का नेम चेंज कर सकते हैं, सारे इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। पेशेंट का नेम चेंज कर सकते हैं, आपको बिलिंग टाइप चेंज कर सकते हैं। आप बेसिक इंफॉर्मेशन मीन्स कहने का यही है कि बेसिक इंफॉर्मेशन पेशेंट का अपडेट कर सकते हैं। अब है कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया और अपडेट करने के बाद आप डुप्लीकेट स्लिप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डुप्लीकेट स्लिप निकाल सकते हैं। पेशेंट के यूएचआईडी, नेम और मोबाइल नंबर के बेस पे आपको डुप्लीकेट स्लिप मिल जाएगा। सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आएगा और डुप्लीकेट स्लिप उस पेशेंट का यूएचआईडी के बेस पे निकाल सकते हैं। स्टिकर में भी निकाल सकते हैं और A4 साइज प्रिंट में भी आप रिसीट निकाल सकते हैं। क्लिक करेंगे तो रिसीट आएगा और ये डुप्लीकेट स्लिप होगा। आप इसको प्रिंट करके पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट आइकन जो टॉप में दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा प्रिंट करने के लिए। अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब इसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपको रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं कि ओपीडी समरी रिपोर्ट क्या है पेशेंट का। आप पीडीएफ में निकाल सकते हैं या एक्सेल फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। अगर आप समरी रिपोर्ट निकालते हैं तो इससे पता चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से क्लिनिक में, किस यूनिट में कितने नए पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने रिविजिट पेशेंट हुए हैं और टोटल काउंट क्या है, वो इन्फॉर्मेशन एक समरी रिपोर्ट आप गेट कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट विजिट रिपोर्ट निकालना है कि आज के डेट में कितने पेशेंट विजिट हुए हैं, तो डेट का फिल्टर लगाइए और आज के डेट का पेशेंट का फिल्टर रिपोर्ट निकाल लीजिए। अगर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक लगाना है तो डिपार्टमेंट का फिल्टर लगाइए। जो आपको एस्ट्रिक दिख रहे हैं वो मैंडेटरी पार्ट है, बाकी ऑप्शनल है। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेली कलेक्शन रिपोर्ट। यहाँ से डेली कलेक्शन रिपोर्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं। किस यूजर द्वारा कितने पेशेंट कलेक्ट किए गए हैं वो रिपोर्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूजर आईडी ये है और यूजर का नेम है और कितने नए पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, क्या चार्जेस था, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे यूजर वाइज। और टोटल कलेक्शन कितना हुआ है वो इंफॉर्मेशन आप पार्टिकुलर डेज वाइज देख सकते हैं। अब आते हैं कंसोलिडेटेड एमआईएस रिपोर्ट में। ये ओवरऑल आपका रिपोर्ट है। आप यहाँ पे समरी में रिपोर्ट निकाल सकते हैं या डिटेल में रिपोर्ट निकाल सकते हैं। चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन टाइप के बेस पे रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डेट का फिल्टर लगा सकते हैं, टाइम का फिल्टर लगा सकते हैं, एज, स्टेट, डिपार्टमेंट, यूनिट, आप चाहे तो यूजर वाइज लगा सकते हैं या कास्ट वाइज, बिलिंग टाइप के बेस पे भी फिल्टर आप कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ओवरऑल यहाँ पे फिल्टर्स दिए गए हैं। जैसा आपको रिपोर्ट चाहिए आप वैसा रिपोर्ट यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में चाहिए, समरी में चाहिए, वो रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल का यूज कीजिए, पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ का यूज कीजिए। यहाँ पे बटन जो दिया गया है उस बटन का आपको यूज करना होगा। बटन पे क्लिक करेंगे तो ही आपको रिपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, आप उस रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपको मैंने हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल और रजिस्ट्रेशन इन डिटेल आपको मैंने बताया है। आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन सारे चीज कर सकते हैं। इसमें एक चीज रह जाता है जो आपको बिलिंग टाइप के बेस पे चार्जेस सेग्रीगेट करना, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आप तब तक ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी का भी कोई भी क्वेरी हो इस तीनों मॉड्यूल के रिलेटेड तो पहले आप वो क्वेरी पूछे, उसके बाद में ओवरऑल क्वेरी को लूंगा। हेलो सर। हेलो। यस सर। सर अगर हम सपोज पेशेंट का ओपीडी पेपर निकाला है हमने, ओपीडी फीस लेके, और उसको रेफर कर दिया है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो रेफरल के टाइम पे उसको फिर से फीस भरना पड़ेगा क्या, ओपीडी फीस? नहीं सर, नहीं ना, उसमें नहीं सर, वो
रेफर के केस में A1 सेकेंड सर, जैसे इसमें होता है कि कुछ हॉस्पिटल में रीविजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक टाइम पीरियड पे होते हैं, ठीक है। हाँ यस सर। जैसे तो आप जब भी रेफर होता है पेशेंट, तो वो रेफर लिस्ट में शो होगा रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो पेशेंट तभी विजुअल होगा जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे, तो उसके डिटेल के बेस पे पेशेंट आएगा। तो उस केस में जो अगर रीविजिट चार्जेस आपने नहीं डिफाइन कर रखा है, तो वहां पे कोई चार्जेस नहीं दिखेगा, सिर्फ 0 रुपीज दिखेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर। हेलो यस सर। हेलो यस सर। सर, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, यस सर, उसका इसका रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं? यहाँ पे विजुअल कैसे होगा? यस सर, आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड MIS रिपोर्ट में आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आपको 1 सेकेंड, हाँ जे आपको आना होगा पेशेंट विजिट रिपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप जिस डेट रेंज का देखना चाहते हैं वो डेट रेंज सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से पेशेंट रजिस्ट्रेशन टाइप में पेशेंट आवा पेशेंट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। वो रिपोर्ट आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं कि जो भी आवा पेशेंट रजिस्टर्ड हुए होंगे पार्टिकुलर डेज में वो निकल जाएंगे। और नहीं तो कंसोलिडेट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ कंसोलिडेट में आइए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे रेफर पेशेंट आवा पेशेंट, आप यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। पेशेंट विजिट रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे और डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। सर पीरियोडिकल रिपोर्ट के बारे में बता पाएंगे? ओपीडी में जो पीरियोडिकल रिपोर्ट निकलता है उसके बारे में थोड़ा सा। सर पीरियोडिकल रिपोर्ट आपको ओपीडी क्लिनिक में दिया गया है डॉक्टर लॉगिन में। अगर आपको दिखे तो उससे आप नोडल ऑफिसर से आपको राइट लेना होगा और यहाँ पे आपको पीरियोडिकल रिपोर्ट दिखेगा, एक मॉड्यूल है ओपीडी क्लिनिक, ठीक है। इसमें आएंगे तो ये रिपोर्ट यहाँ दिखेगा नीचे जो है ना, तो ये मुझे ले सकते हैं नोडल लॉगिन से लॉगिन करके। ये एंटायर मुझे हॉस्पिटल का राइट ले लीजिए आप। नोडल आपको मुझे एंटायर हॉस्पिटल का मिलेगा कि स्पेसिफिक? नहीं, सिर्फ आपके हॉस्पिटल का जो भी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं और जो आप करते हैं वो सारे आपके हॉस्पिटल के होंगे, सारे हॉस्पिटल के नहीं। नहीं, मेरे कॉलेज के यानी स्पेसिफिक टू यानी सभी ओपीडी का रहेगा ना? हाँ सर, आप सभी ओपीडी का रहेगा। ठीक, चलो थैंक यू। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी अटेंडेंस नहीं फिल किए हैं लिंक मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में दे रखा है। एक बार और मैं एंटर कर देता हूँ, मैंने लिंक ऑलरेडी में भेज रखा है, आप उस लिंक को यूज करें। यहाँ पे लिंक मैंने दिया है, आप इस लिंक का यूज करके अपना यहाँ पे अटेंडेंस एंट्री करें, जो भी नहीं किए हैं वो एंट्री करें। ओके, ओपीडी क्लिनिक में आप ऐड प्रिस्क्रिप्शन में आएंगे तो एक मिनट देख लेता हूँ किस पेशेंट। एक पेशेंट को मैं रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। ठीक है,
आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लिनिक में आएंगे, ऐड प्रिस्क्रिप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको पेशेंट शो होंगे। माय पेशेंट का मतलब है कि जो डायरेक्टली अभी मैंने डॉक्टर को असाइन किया है, जिस डॉक्टर को असाइन किया है उससे लॉगिन करेंगे तो उस डॉक्टर को पेशेंट दिखेंगे, क्योंकि मैंने इसी डॉक्टर को असाइन किया है तो माय पेशेंट में दिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि मैंने इस डॉक्टर को असाइन किया है, राकेश डॉक्टर को असाइन किया है, लेकिन मान लेते हैं कि एक और वाई डॉक्टर है जिसको सेम डिपार्टमेंट दिया गया है, जिस डिपार्टमेंट में इस पेशेंट को मैंने रजिस्टर्ड किया है सेम ही डिपार्टमेंट उस डॉक्टर को दिया गया है, तो वो डॉक्टर अगर मान लेते हैं कि ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो अदर पेशेंट में जाकर उस पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कार्डियोलॉजी में मैंने पेशेंट को रजिस्टर्ड किया है और कार्डियोलॉजी एक्स को भी दिया हुआ है डिपार्टमेंट और वाई डॉक्टर को भी दिया हुआ है, और एक्स डॉक्टर लीव पे है या अवेलेबल नहीं है, तो वाई डॉक्टर के जब पेशेंट उसको वाई डॉक्टर जब ट्रीट करना चाहता है तो वो अदर पेशेंट में आएगा और उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेगा और यहाँ से रजिस्टर्ड ट्रीटमेंट कर सकता है और यहाँ पे ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस है, RX बटन पे क्लिक करेंगे और पेशेंट का जो इश्यूज है उसके बेस पे डिटेल कलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर पेशेंट का सिर्फ मेडिकेशन देना है तो यहाँ से मेडिकेशन पे क्लिक करके मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट का। और टेम्पलेट का फीचर कुछ ऐसे वर्क करता है कि एक OPD ऑर्डर टेम्पलेट का कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको दिखेगा। आप इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप एक टेम्पलेट बनाएंगे यहाँ पे कि पेशेंट जैसे मलेरिया का है तो मलेरिया का टेम्पलेट आप इस तरह से डिजाइन करेंगे कि उसका कंप्लेन क्या है, उसका ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट क्या है, रेडियोलॉजी टेस्ट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, कंप्लेन क्या है, कौन कौन सा मेडिकेशन देना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे, सेव करेंगे तो आपका टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। और ये टेम्पलेट अगर पेशेंट मलेरिया के लिए मैंने क्रिएट किया है तो ये आपको दिखेगा डॉक्टर के ऐड प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन में। RX बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टेम्पलेट सेक्शन में वो टेम्पलेट दिखेगा। यहाँ से डॉक्टर व्यू भी कर सकता है या डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकता है। अगर डॉक्टर डायरेक्टली अप्लाई किया है तो ये आपको जो भी लेबोरेटरी टेस्ट डाला गया है, जो भी रेडियोलॉजी टेस्ट डाला गया, वो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में रिफ्लेक्ट करेगा और डॉक्टर को सिंपली सेव बटन पे क्लिक करके ऐड करना पड़ेगा और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर इसको ऐड किया है तो ये ऐड होगा। उसी तरह से लेबोरेटरी ऐड करते हैं तो लेबोरेटरी का डिटेल ऐड होगा। एलर्जी में मैंने कुछ नहीं मेंशन किया, डायग्नोसिस में ऐड किया है तो डायग्नोसिस को ऐड करेंगे। जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन में डिटेल ऐड है तो वो आपको यहाँ से जनरेट बटन पे क्लिक करके स्लिप को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लिप को जनरेट कर सकते हैं टेम्पलेट के बेस पे। अगर टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो मैनुअली आपको सारे फील्ड को फिल करने होंगे, स्विच करेंगे उस सेक्शन पे और फिल करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका ऐड प्रिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, आप यूज कर सकते हैं। अगर ये दूसरे डिपार्टमेंट में पेशेंट रेफर करना हो यहाँ से तो यही नाम दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर को दिख जाएगा। जैसे ये मेडिसिन का पेशेंट हमने
रेफर कर दिया जनरल मेडिसिन उसमें सर्जरी में, तो उस डॉक्टर को दिखेगा अपनी लिस्ट में? नहीं सर, डायरेक्टली नहीं दिखेगा। पहले आप यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ से रेफर करता हूँ, तो रेफर करने का प्रोसेस है, रेफर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और पहले मेडिसिन अगर दे रहे हैं तो चेक कीजिए, अदरवाइज अनचेक कीजिए और यहाँ से किस डिपार्टमेंट में रेफर कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके रेफर कर देंगे। तो ये पेशेंट जाएगा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, वहां पे फिर से इसका रजिस्ट्रेशन होगा एज ए रिविजिट और वो उस डिपार्टमेंट में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। जिसमें जैसे बायोकेमिस्ट्री में आपने रेफर किया है तो बायोकेमिस्ट्री वहां पे दिखेगा रेफर डिपार्टमेंट में और वही डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मिलेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्टली डॉक्टर को नहीं दिखेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ये दिख जाएगा ये वाला पेशेंट। यस ठीक है। एक चीज और मुझे पूछनी थी, रजिस्ट्रेशन के टाइम ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन में जो 10 रुपीज चार्ज रखा है, तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसका बिलिंग तारीफ अलग है, जैसे JSSY के पेशेंट है जो फ्री है, तो सीनियर सिटीजन है, उनका चार्ज हमें 0 करना है, वो हम कहाँ से कर सकते हैं? सर वो मैं पोर्शन वही मैंने बिगनिंग में कहा था कि मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। वो कॉन्फ़िगरेशन आपको बिलिंग के अंदर होता है, बिलिंग मॉड्यूल में यहाँ से टैरिफ डिजाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज का। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली अभी हम ऑन बोर्ड करने ही वाले हैं, अभी लॉगिन आईडी मिला है नोडल को, तो हम ये चाहते हैं कि शुरू करें कम से कम ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसके लिए कोई डेडिकेटेड होगा आपकी तरफ से, कोई हमें इशू आए इनिशियली कि हम आपसे संपर्क कर सकते हैं? सर आपको डेडिकेटेड आपके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है वो असाइन कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस नंबर पे रीच कर सकते हैं, ये आपको अवेलेबल होते हैं 24 आवर्स। ठीक है। अगर डेडिकेटेड चाहिए तो आपके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उनसे रीच कीजिए, वो आपको टीम प्रोवाइड कर देगी। तो आज के लिए हमने ऑलरेडी शेड्यूल डिस्कशन। हेलो सर, मैंने साइक्लिकल डेटा का ट्राई, पीरियोडिकल डेटा का ट्राई किया मैंने, बट हो नहीं पा रहा है। जीएमसी गोंदिया से बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट नहीं आ रही है। हाँ, नो डेटा आ रहा है। आपने डेट रेंज सेलेक्ट किया? यस सर, डेट रेंज भी सिलेक्ट किया। यहाँ पे डिपार्टमेंट के बेस पे या डेट रेंज के बेस पे आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। हाँ, दोनों किया बट नो डेटा आ रहा है। इस तरह से नहीं आ रहा है, नो डेटा आ रहा है। हाँ सर, तो आप हमारे हेल्प डेस्क टीम को रीच कीजिए, और नहीं तो मैंने एक मेल आपको भी चैट में दिया है, उस मेल पे मुझे भेजिए। जब मैं वैसे तो यहाँ पे हेल्प कर देंगे ये टीम, ठीक है। अगर नहीं होता, अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप मेल कीजिए, मैं अवेलेबल होऊंगा तो उसको देख लूंगा। उसमें आप अपना यूजर क्रेडेंशियल भी शेयर कर दीजिएगा विद कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, लॉगिन विद पासवर्ड शेयर करना ना? यस सर। ट्राई कीजिए आप इस पे रीच करना, ये आपको 24/7 रहते हैं, वो हेल्प कर देंगे आपको। तो आई थिंक आज के सेशन में हमने जो भी डिस्कस मॉड्यूल थे कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने डिस्कस किए हैं। अब बाकी जो रह जाते हैं जैसे टैरिफ डिजाइन करना, सर्विस आइटम कैसे अपेंड करना, वो सारे पैरामीटर्स पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैं ये टैरिफ कॉन्फ़िगरेशन और ओपीडी क्लिनिक और आईपीडी। आईपीडी से पहले हम लोग पहले बिलिंग मॉड्यूल पे फोकस करेंगे। अगर बिलिंग मॉड्यूल हमारा पूरा कवर हो जाता है तो आईपीडी को पिक करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा मोस्टली बिलिंग मॉड्यूल और आपको ओपीडी क्लिनिक और आईपीडी पे बेस्ड होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द सेशन। विल मीट इन नेक्स्ट वीकली कॉल। Please all candidate fill their attendance at